तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। क्लास 11 चैप्टर 7 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे पहले भूमिका, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है उसकी इंट्रोडक्शन देंगे। केपलर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या नियम दिए थे वो देखेंगे। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वीय नियतांक वही स्मॉल जी, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ये होगा स्मॉल जी, और गुरुत्वीय नियतांक वो कैपिटल जी। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपरी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पलायन चाल, भू उपग्रह, कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। उसके बाद सारांश, विचारणी विषय और अभ्यास, ठीक है। तो शुरू करते 7.1 भूमिका। हम अपने प्रारंभिक जीवन में ही सभी पदार्थों के पृथ्वी की ओर आकर्षित होने की प्रकृति को जान लेते हैं। जो भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है वो पृथ्वी की ओर गिरती है। पहाड़ से नीचे उतरने की तुलना में पहाड़ पर ऊपर जाने में कई अधिक थकान होती है। ऊपर बादलों से वर्षा की बूंदें पृथ्वी की ओर गिरती हैं तथा अन्य ऐसे ही बहुत सी परिघटनाएं हैं। इतिहास के अनुसार इटली के भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो 1564 से 1642 ने इस तथ्य को मान्यता प्रदान की कि सभी पिंड चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हों, एक समान त्वरण से पृथ्वी की ओर त्वरित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस तथ्य का सार्वजनिक निदर्शन किया था। निदर्शन को प्रदर्शन भी कह सकते हैं। ये कहना चाहे सत्य भी ना हो, परंतु ये निश्चित है कि उन्होंने आनत समतल पर लौटनी पिंडों के साथ कुछ प्रयोग करके गुरुत्वीय त्वरण का एक मान प्राप्त किया था, जो बाद में किए गए प्रयोगों द्वारा प्राप्त अधिक यथार्थ मानों के काफ़ी निकट था। मतलब अप्रोक्सीमेशन के जो वैल्यू जो आई थी वो काफ़ी सिमिलर थी अप्रोक्सीमेशन करने के बाद में। आदिकाल मतलब कि पुराने ही समय से बहुत से देशों में तारों, ग्रहों तथा उनकी गतियों में प्रेक्षण जैसी असंबद्ध प्रतीत होने वाली परिघटनाएं ध्यानाकर्षण का विषय रही हैं। आदिकाल के प्रेक्षणों द्वारा आकाश में दिखाई देने वाले तारों की पहचान की गई, जिनकी स्थिति में सालों साल कोई परिवर्तन नहीं होता। प्राचीन काल से देखे जाने वाले पिंडों में कुछ अधिक रोचक पिंड भी देखे गए, जिन्हें ग्रह कहते हैं, और जो तारों की पृष्ठभूमि में नियमित गति करते प्रतीत होते हैं। ग्रही गतियों की सबसे प्राचीन प्रमाणित मॉडल को अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व टालमी ने प्रस्तावित किया था। यह भूकेंद्रीय मॉडल था, जिसके अनुसार सभी आकाशीय पिंड, तारे, सूर्य तथा ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस मॉडल की धारणा के अनुसार आकाशीय पिंडों की संभावित गति केवल वृत्तीय गति ही हो सकती है। मतलब इसके अनुसार बोलते कि जो भी गति होगी सर्कुलर मोशन में होगी। आकाशीय पिंडों की जो संभावित गति है वो सर्कुलर मोशन में होगी। ग्रहों की प्रेक्षित गतियों का वर्णन करने के लिए टॉलमी ने गतियों के जिस विन्यास को प्रतिपादित किया, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने फॉर्मेट किया वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत जटिल था। इसके अनुसार ग्रहों में वृत्तों के परिक्रमा करने वाला आता था। इन वृत्तों के केंद्रों को स्वयं एक बड़े वृत्त में गतिशील बताया गया था। मतलब कि जो इन वृत्तों के केंद्रों को स्वयं एक बड़े वृत्त में गतिशील, मतलब कि जो जैसे कि कोई एक सैटेलाइट उसके अराउंड दूसरे जो प्लेनेट हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, वो जो सैटेलाइट है वो भी किसी के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ऐसा इन्होंने कहा था। एक बड़े वृत्त में गतिशील बताया गया था। लगभग 400 वर्ष के पश्चात भारतीय खगोलज्ञों, मतलब कि इंडियन जो होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, ने भी इसी प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए। तथापि आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में ने पहले से ही अपने शोध प्रबंध में एक अधिक परिष्कृत मॉडल का वर्णन किया था, जिसे सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं। सूर्य केंद्र में होता है, उसके चारों ओर नवग्रह जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, जिसके अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का केंद्र माना गया है। 1000 वर्ष के पश्चात पोलैंड के एक ईसाई भिक्षु, जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था, ने एक पूर्ण विकसित मॉडल प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार सभी ग्रह केंद्रीय स्थान पर स्थिर सूर्य के परितवृत्तों में परिक्रमा करते हैं। गिरजाघर ने इस सिद्धांत पर संदेह प्रकट किया। गिरजाघर किसी व्यक्ति का नाम है, परंतु इस सिद्धांत के लब्ध प्रतिष्ठित समर्थकों में एक गैलीलियो थे, जिन पर शासन के द्वारा
आस्था के विरुद्ध होने के कारण मुकदमा चलाया गया। वही जो होता रहता है। लगभग गैलीलियो ने ही काल में डेनमार्क में एक कुलीन पुरुष टाइको ब्रेह 1546 से 1601 ने अपना समस्त जीवन काल अपनी नंगी आंखों से सीधे ही ग्रहों के प्रेक्षणों, मतलब जो प्रोजेक्ट उनका जो ऑब्जर्वेशन था, प्रेक्षणों के अभिलेखन करने में लगा दिया। उनके द्वारा संकलित आंकड़ों के बाद में उसके सहायक जोहान्नेस केपलर 1571 से 1640 द्वारा विश्लेषण किया गया। इन्होंने इन आंकड़ों को सार के रूप में 3 परिष्कृत नियमों द्वारा प्रतिपादित किया, जिन्हें अब हम केपलर के नियमों के नाम से जाना जाता है। ये नियम न्यूटन को ज्ञात थे। इन उत्कृष्ट नियमों ने न्यूटन को अपना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक यूनिवर्सल लॉ प्रस्तावित करके असाधारण वैज्ञानिकों की पंक्ति में शामिल होने योग्य बनाया। न्यूटन को अब है केपलर के नियम। केपलर के 3 नियमों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है कक्षाओं का नियम। सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। अब ये दीर्घवृत्तीय कक्षाएं जो होती हैं इलिप्स टाइप की होती हैं, अगर आपने पढ़ा हो उसमें, तो ये जो कहाँ गया, क्या हो रहा है भाई, ये जो आपने दीर्घवृत्तीय कक्षाएं इलिप्स टाइप की होती हैं। एक जो ऊपर जो सबसे जो ज़्यादा लंबाई की होती है वो होती है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और जो नीचे रहती है ये जो है यहाँ से ओ से बी तक वाली, ये सेमी मेजर एक्सिस होती है। जो छोटी होती है वो होती है सेमी माइनर एक्सिस, और जो बड़ी होती है सेमी मेजर एक्सिस, जैसे इन्होंने भी दिखाया है इधर, ठीक है। अब यह चित्र है ये, ठीक है। सूर्य के परितः किसी ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त सूर्य के निकटतम बिंदु P तथा दूरस्थ बिंदु A है। P को उपसौर तथा A को अपसौर कहते हैं। अर्ध दीर्घअक्षीय दूरी AP का आधा है, जो AP है उसका आधा है, ठीक है। यह नियम कोपरनिकस के मॉडल से हटकर था, जिसके अनुसार ग्रह केवल वृत्तीय कक्षाओं में गति कर सकते हैं। केवल वृत्तीय नहीं, सर्कुलर मोशन होता। दीर्घवृत्त, जिसका वृत्त एक विशिष्ट प्रकरण होता है, एक बंद वक्र होता है, जिसे बहुत सरलता से इस प्रकार खींचा जा सकता है। खींचा है इन्होंने, जो O से लेके जो ऊपर तक गई है इस वाली एक्सिस, वो सेमी मेजर एक्सिस है। जिसकी ज़्यादा लंबाई होगी वो सेमी मेजर एक्सिस होती है, और जो जिसकी कम होती है सेमी माइनर एक्सिस होती है, ओके। तो एक दीर्घवृत्त खींचना, एक डोरी के 2 सिरों F1 तथा F2 स्थिर हैं। पेंसिल की नोक डोरी को तने रखते हुए इन सिरों के परितः चलाई जाती है। अरे मतलब कि 2 कोई कील लो, उसको गाड़ दो, ठीक है, उसमें एक रस्सी बांध लो, उसके अनुसार वो पेंसिल घुमा तो अपने आप ये प्राप्त हो जाएगा, ये कह रहे हैं। इस तरीके से बना सकते हैं अपन लोग। जैसे उन्होंने बताया ये इस तरीके से बनता है। अरे बहुत मोटा बनती है, ठीक है, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। और ये ग्राफ पुट होता है इस साइड से। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जो बड़ी एक्सिस है, जैसे ये दिख रही है आपको सबसे बड़ी है, तो ये सेमी मेजर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस होती है, ओके। अरे कहाँ जा रहा है, भग रहा है, अरे मान जा, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली एक्सिस होती है 0 से लेके, अगर मैं इसको B बोल दूँ और इसको A बोल दूँ, तो 0 से जो A वाली है वो तो मेजर हो जाएगी। 0 से जो B वाली ये माइनर एक्सिस हो जाएगी, सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है।
अरे हट जा। ठीक है, इसने ऐसे बनाने को बताया था। दो बिंदुओं F1 तथा F2 का चयन कीजिए। एक डोरी लेकर इसके सिरों के F1 तथा F2 पर पिनों द्वारा जोड़िए। पेंसिल की नोक से डोरी के तानिए, फिर डोरी को तनी हुई रखते हुए पेंसिल को चलाते हुए बंद वक्र खींचिए। इस प्रकार प्राप्त बंद वक्र को दीर्घवृत्त कहते हैं। स्पष्ट है कि दीर्घवृत्त किसी बिंदु T पर F1 तथा F2 से दूरियों का योग अपरिवर्तित यानी नियत होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कांस्टेंट रहेगा। बिंदु F1 तथा F2 दीर्घवृत्त की नाभि कहलाती है। बिंदु F1 तथा F2 को मिलाइए और इस रेखा को आगे बढ़ाइए। ये दीर्घवृत्त का चित्र 7.1b में दर्शाया गया है, जैसे ही इस वाला चित्र। अनुसार बिंदुओं चित्र में दर्शाए अनुसार बिंदुओं P तथा A पर प्रतिच्छेद करती है। P और A पर प्रतिच्छेद करती है। ये और जो रेखा जो है यहाँ पर, रेखा PA का मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का केंद्र है तथा लंबाई PO इक्वल टू A है। दीर्घवृत्त का अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाती है, जिसके वृत्त के लिए दोनों नाभियां एक दूसरे में विलीन होकर एक हो जाती हैं तथा अर्ध दीर्घ अक्ष की वृत्त की त्रिज्या बन जाती हैं। पहला नियम तो ये था कि मतलब जो कोई मतलब इसको समराइज करें पूरा, तो अक्षों का नियम मतलब ये था कि केपलर ने कहा कि कोई भी जो ग्रह होते हैं, सभी ग्रह वो इलिप्स के फॉर्म में घूमते, ना कि सर्कुलर मोशन में। ठीक है। दूसरा है क्षेत्रफलों का नियम। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्रसर्प करती है। यह नियम इस प्रेक्षण से प्रकट होता है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते प्रतीत होते हैं जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं। सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। सूर्य से जितना दूर ग्रह होगा वो उसकी गति धीमी होगी, जो सूर्य के पास होगा उसकी गति तीव्र होगी। ऐसा क्यों, चलो जाने। को मिलाने वाले सदिश कहाँ गया, जैसे इन्होंने दिखाया, ये रहा, डायग्राम बना दिया। जो सूर्य के पास है ये रहा, सन के ये पास है ये रहा। ठीक है, दो प्लेनेट है P और P डैश। P डैश नहीं है, वो उसकी स्थिति बता रहा है। P जो है प्लेनेट है, बेसिकली V गति से इधर से घूम रहा है, पर एक कोई पॉइंट है P डैश, वहाँ तक आया है। ठीक है, उस समय भी जो उसकी स्पीड थी वो V रही, और जो यहाँ से इसने यहाँ तक क्षेत्रफल कवर किया उसे डेल्टा ए कह दिया। ठीक है, और जो फोर्स है वो इधर की ओर लग रही हो, ग्रेविटेशन, क्योंकि सूर्य जो है सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन अपनी ओर खींच रहा है, तभी तो सब लोग से उसके चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिटल्स में। तो जो फोर्स होगी वो सन के अराउंड लग रही होगी। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर जो आर लिखा रखा है, आर सदिश है। ठीक है, और एस सन ये रहा। ये ग्रह P सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है। किसी छोटे समय अंतराल डेल्टा टी में ग्रह द्वारा प्रसरित क्षेत्रफल डेल्टा ए, मतलब डेल्टा टी समय में इसने डेल्टा ए क्षेत्रफल तय किया है, मतलब कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, उसके जो बीच क्षेत्रफल है वो है डेल्टा टी के समय में डेल्टा ए को छायांकित क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया। जो छायांकित ये लाइनें बना रखी डॉट सीधी सीधी लाइनें, उसके द्वारा इन्होंने बताया। ठीक है, अब तीसरा जो नियम है आवर्त कालों का नियम। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। नीचे दी गई सारणी में सूर्य के परितः 8 ग्रहों के सन्निकट परिक्रमण काल उनके अर्ध दीर्घ अक्षों के मानों को सही दर्शाए गए। ये रहा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, अपन जो उसमें देख रहे थे मेन काम अपना ये है, यहाँ पे देखना। तो ये रहा ए अर्घ दीर्घ 10⁻10 मीटर मात्रकों में। टी जो है कैपिटल टी ग्रह का परिक्रमण काल। क्यू भागफल टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब, वही 10⁻⁻34 वाई स्क्वायर मीटर क्यूब मात्रकों में। यार्ड कहते हैं, यार्ड स्क्वायर क्षेत्रफल का जो ज़्यादा क्षेत्रफल होता है उसके लिए यूनिट प्रयोग की जाती है। ठीक है, अभी बोला परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो ये कह रहा है टी स्क्वायर जो होता है वो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ये कह रहा है। इसको अपन देखते हैं इसमें ऐसे,
लिख कर समझाता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पर, देख लेते हैं जो चल क्यों नहीं रहा। चल जा। टी स्क्वायर जो होता है वो ए क्यूब के समानुपाती, ये इसका केपलर का तीसरा नियम है, ठीक है। यही कह रहा है किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी स्क्वायर मान लो, उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घ वृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये रहा है, ठीक है। टी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब। अब जैसा कि पता होगा आप लोग को कि जैसे अगर कोई ये हटेगा कांस्टेंट, तो टी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आता है, लेट्स सपोज इन्होंने ले रखा क्यू ले लिया है, ए क्यूब, ओके। तो ये हो जाएगा और ये उन्होंने कुछ डाटा दे रखा है बुद्ध कब होता है, ए टी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ले जाते हैं अपन लोग, कहाँ पे थे, क्षेत्रफलों का नियम कोणीय संवेग संरक्षण का निष्कर्षण माना जा सकता है। कोणीय संवेग जो संरक्षण होता है, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा होगा नेक्स्ट चैप्टर से, जो पिछला वाला चैप्टर उसमें रोटेशनल मोशन, उसमें पढ़ा होगा आपने, जो सभी केंद्रीय बलों के लिए मान्य है। किसी ग्रह पर लगने वाला केंद्रीय बल केंद्रीय सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली सदिश के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। मान लीजिए सूर्य मूल बिंदु पर है और यह भी मानिए कि ग्रह की स्थिति तथा संवेग क्रमशः, स्थिति सदिश होगा r और संवेग p, तब m द्रव्यमान के ग्रह द्वारा डेल्टा t समय में प्रस्फरित क्षेत्रफल डेल्टा a इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। डेल्टा a इज इक्वल टू हाफ r इंटू वी डेल्टा टी, अतः डेल्टा a डिवाइड बाई डेल्टा टी बराबर हो जाएगा हाफ r इंटू पी पर मीटर, क्योंकि v इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, क्योंकि p बराबर एम बी होता है, तो v बराबर p अपॉन एम हो गया। तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर हो जाएगा l बाई 2 मीटर के, जहाँ v वेग है, l कोणीय संवेग, ठीक है, जो r इंटू पी के तुल्य है। r इंटू जो p है स्थिति सदिश और संवेग, वो स्थिति जो कह सकते हैं इसको, स्थिति होगी, और संवेग उसका जो गुणनफल है वो कोणीय संवेग है, ठीक है, तुल्य है, उसके बराबर है। किसी केंद्रीय बल के लिए r के अनुदिश से निर्देशित है, l एक नियतांक होता है जबकि ग्रह परिक्रमा कर रहा होता है, अतः अंतिम समीकरण के अनुसार डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी एक नियतांक है, ये कांस्टेंट है, डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। यही क्षेत्रफलों का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का बल भी केंद्रीय बल ही है, इसलिए क्षेत्रफलों का नियम न्यूटन के नियमों के इसी लक्षण का पालन यानी अनुगमन करता है, मतलब उसी जो न्यूटन ने बोला उसके नियम का पालन करता है, ठीक है। अब तक हमने 3 जो उनके जो मेन नियम थे वो देख लिए, ठीक है। पहला कौन सा था, ये रहा कक्षाओं का नियम, कि सभी जो जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ना कि सर्कुलर जो होती हैं गोली कक्षाओं में। दूसरा क्षेत्रफलों का नियम, जो अभी अपन ने इसमें देखा, ठीक है। अब है आवर्तकाल का नियम है, जो अभी अपन ने यहाँ पर देखा। 3 नियम अपन देख चुके हैं इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। एक दंत कथा में लिखा है, पेड़ से गिरते हुए सेब का परीक्षण करते हुए न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम तक पहुंचने की प्रेरणा मिली, जिसके कैलकुलेट को नियमों तथा पार्थिव गुरुत्वाकर्षण के स्पष्टीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। न्यूटन ने अपने विवेक के आधार पर स्पष्ट अनुभव किया कि r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा करने वाले चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण एक अभिकेंद्र त्वरण आरोपित होता है, जिसका परिमाण a ऑफ m स्क्वायर डिवाइड बाई आर एम है, ठीक है, इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एम डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ v चंद्रमा की चाल है और जो आवर्तकाल t से इस प्रकार संबंधित है, v इक्वल टू 2 पाई आर एम डिवाइड बाई टी। आवर्तकाल t का मान लगभग 27.3 दिन है, 27.3 डेज, तब उस समय तक आर एम का मान लगभग 3.84
10⁸ मीटर ज्ञात हो चुका था। तो यदि हम इन संख्याओं को समीकरण 7.3 में प्रतिस्थापित करें तो हमें am का जो मान प्राप्त होता है वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण g के मान से काफ़ी कम होता है। ये स्पष्टता रूप से इस तथ्य को दर्शाता है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल का मान दूरी के साथ घट जाता है। यदि ये हम मान लें कि पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हमें am व्युत्क्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल चिन्ह लगा लें RM इनवर्स 2 और g स्मॉल g इनवर्स होगा R ऑफ R बेस E इनवर्स 2 प्राप्त होगा, जहां R पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, RM जो है पृथ्वी का मास है, ये भी बात ध्यान, जिसमें हमें निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है G/AM इक्वल टू R स्क्वायर RM स्क्वायर डिवाइड बाई RE स्क्वायर लगभग 3600 के 3600 के लगभग प्राप्त, जो G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा समीकरण 7.3 से AM के मान के साथ मेल खाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस परीक्षण से न्यूटन को नीचे दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमों को प्रतिपादित करने में मार्गदर्शन दिया। इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के उत्क्रमानुपाती होता है। जो न्यूटन ने दिया था ना, वही तुम अपन ने पढ़ा था, F=G(m1m2/r²), वही बता रहे हैं। बोल तो ये रहा है कि F इनवर्स है m1m2 डिवाइड बाई R² के, पर जब हमने इनवर्स प्रोपोर्शनल टी को जो चिन्ह हटाया उसको हटाने के बाद एक नियतांक कांस्टेंट आता है, वो वही कांस्टेंट है जिसका अभी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। ओके, लिख के बता देता हूँ, ऐसे कैसे समझ में आएगा। कहाँ गया? ठीक है, ऑलराइट। ये यहाँ पर उन्होंने बोला F समानुपाती है m1m2 डिवाइड बाई R² के। ओके, पर अपन को पता है जब अपन प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा m1m2 डिवाइड बाई R²। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये यहाँ तक अपनी बात समझ में आई। उसके बाद ये उदाहरण तत्वता न्यूटन के प्रसिद्ध शोध संबंध प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत मतलब मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचर फिलॉसफी, एक न्यूटन की किताब है, आपने शायद नाम सुना पर है इसकी। इन्होंने कैलकुलस की भी जो खोज की थी, कैलकुलस नाम की किताब, वो भी नेचुरा मैथमेटिसिया करके किताब, वो भी इन्होंने लिखी है, जिसे संक्षेप में प्रिंसिपिया कहते हैं। प्रिंसिपिया क्यों कहते हैं ये तो नहीं पता, ये इससे प्राप्त होता है। गणितीय रूप से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार कहा जाता है, किसी बिंदु द्रव्यमान m2 पर किसी अन्य बिंदु द्रव्यमान m1 के कारण बल F का परिमाण मॉड ऑफ F। मॉड क्यों लिया भाई? मॉड इसलिए लिया कि अगर नेगेटिव आता है तो मॉड लगाने से वो पॉजिटिव होकर आएगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो G इंटू m1m2 डिवाइड बाई R²। सदिश रूप में समीकरण इस प्रकार प्राप्त होता है, G इंटू m1m2 R²। अब देखिए माइनस आर कैप, अब ये माइनस आर कैप क्यों दिखा रहा है? माइनस क्या है? जो डायरेक्शन है आर कैप है, मतलब ये डायरेक्शन दिखा रहा है माइनस, मतलब कि अपोजिट दिखा रहा है। किसके अपोजिट होगी? फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है तो। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, गुणा करेंगे तो माइनस G इंटू m1m2 डिवाइड बाई R² इंटू आर कैप। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस G इंटू m1m2 डिवाइडेड बाई R³ मॉड ऑफ R³ इंटू आर कैप। ओके, अब पूछोगे ये R³ कहाँ से आया, तो देखते हैं अपन, माइनस G इंटू m1 ठीक है, R² मॉड ऑफ R³ और R। ओके, आइडेंटिटी का यूज किया। यहाँ J सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और R कैप m1 से m2 तक एकांक सदिश,
यूनिट वेक्टर है कोई। यूनिट वेक्टर क्यों लेते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन शो करने के लिए। ठीक है। आर जो है वो बराबर है R2 - R1, जैसा कि चित्र में दर्शाया है। देखो ये रहा चित्र, 3 एक्सिस लेनी है XY Z। ठीक है। और कोई एक बिंदु था, जैसे R1 है और एक R2 जा रहा है। ठीक है। और ये M1 और M2। ओके। और जो यूनिट वेक्टर ऑफ आर लिया है वो डायरेक्शन दिखाने के लिए लिया है। ठीक है। गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है। ठीक है। अर्थात M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल F × -R के अनुदिश है। ठीक है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार वास्तव में बिंदु द्रव्यमान M1 पर M2 के कारण बल -F है। इस प्रकार M1 एवं M2 के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F12 एवं M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल F21 का परस्पर संबंध है F12 = -F21। ठीक है। M1 से M2 पे लग रहा है F12, M2 से M1 पर लग रहा है वो -F21। ठीक है। समीकरण का अनुप्रयोग हमने पास उपलब्ध पिंडों पर कर सकने से पूर्व हमें सावधान रहना हो, क्योंकि ये नियम बिंदु द्रव्यमानों से संबंधित है, जबकि हमें विस्तारित पिंडों जिनका परिमित माप होता है, जिन्हें मतलब परिमित माप मतलब कि कह सकते हैं नापा जा सकता है एक तरीके पर विचार करना। यदि हमारे पास बिंदु द्रव्यमानों का कोई संचयन, तो उनमें से किसी एक पर बल अन्य बिंदु द्रव्यमानों के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया था। ठीक है। जैसे ये रहा। अब कोई पिंड ले लिया उन्होंने, कोई पिंड मान लो कहाँ गया, कहाँ से उठाए, M1, ये रहा M1। इस पे कारण लग रही है, एक फोर्स लग रही है, एक नीचे की ओर ओके, एक ऊपर की ओर लग रही है R12। ठीक है। और एक जस्ट नीचे की R12 ये रही वो माइनस। ठीक है, समझ गया मैं। R2 इधर लग रही है, उसके बाद R3 इधर की ओर लग रही हो। ठीक है। R4 इधर की ओर लग रही है, और जो नेट आ रहा है F3 इधर आ रहा है, F12 इधर आ रहा है, F14 इधर आ रहा है। ओके। बिंदु द्रव्यमान M1 पर बिंदु द्रव्यमानों M2 एवं M2 और M4 के द्वारा आरोपित बल गुरुत्वाकर्षण बल इन द्रव्यमानों द्वारा M1 पर लगाए गए व्यष्टिगत बलों के सदिश योग के बराबर है। M1 पर कुल बल है कितना है, देखो M1 जो है इस पर कुल बल कितना आएगा, ये देखो। इस सबसे पहले ये वेक्टर, नहीं वेक्टर से नहीं करेंगे इसको। F1 = GM2 M1 / R21 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर ऑफ R21 प्लस GM3 M1 / R31 का स्क्वायर, R कैप 31 प्लस GM4 M1 / R41 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर ऑफ R41। ठीक है। F1 जो टोटल होगा वो इसने निकाल के रख दिया। F1 इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पर इतना, इस पर इतना, कैंसिल आउट नहीं होगा, इसने सबको जोड़ दिया। ठीक है। डायरेक्शन के साथ जोड़ा, ये भी देख लेना, क्योंकि सब में कैप दिखा के। R यूनिट वेक्टर ऑफ R21। ठीक है। R41 R31। ठीक, ये आ गया टोटल। और इन्होंने एक जो दे रखा है अपना देख लेना। ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है। अब कहाँ है अपने पास तो बढ़ना, ये तो यहाँ तक हो गया हल। दो इसमें पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो पढ़ा देता हूँ। वो किस एक समान घनत्व, अब ये तरीका फैक्ट बात हो सकती है। किसी एक समान घनत्व के खोखले गोली खोल तथा खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल ठीक ठाक उतना ही होता है, जैसा कि खोल के समस्त द्रव्यमान के उसके केंद्र पर संकेंद्रित मान का ज्ञात किया जाता है। ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये, एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर द्रव्यमान पर आकर्षण बल शून्य होता है। मतलब कोई एक समान घनत्व का कोई खोखला गोला ले लो। ठीक है। उसके भीतर स्थित कोई भी बिंदु द्रव्यमान, उस पर जो आकर्षण बल होगा वो शून्य होगा। क्यों? गुणात्मक रूप में हम फिर इस परिणाम को समझ सकते हैं।
गोलीय खोल के विभिन्न क्षेत्र खोल के भीतर स्थित बिंदु द्रव्यमानों को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। ये बल परस्पर एक दूसरे को पूर्णतः निरस्त करते हैं, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो कट जाएगा। फिर +3 और -3 जीरो हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर है। अब हम देखते हैं गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में प्रयुक्त गुरुत्वीय स्थिरांक G के मान को प्रायोगिक आधार पर ज्ञात किया जा सकता है तथा इस प्रकार के प्रयोग को सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने 1797 में किया था। उनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण को व्यवस्था चित्र 7.6 में दर्शाया गया है, जैसे कि इन्होंने ये दिखाया है। ठीक है, चित्र क्षण AB के दोनों सिरों पर दो छोटे शीशे के गोले जुड़े होते हैं। इस छड़ के एक पतले तार द्वारा किसी दृढ़ टेक के निलंबित किया जाता है। शीशे के दो विशाल गोलों को चित्र में दर्शाए अनुसार छोटे गोलों के निकट परंतु विपरीत दिशा में लाया जाता है। बड़े गोले चित्र में दर्शाए अनुसार अपने टिकट के छोटे गोलों के समान तथा विपरीत बलों से आकर्षित करते हैं। क्षण पर कोई नेट बल नहीं लगता, परंतु केवल एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जो स्पष्ट रूप से क्षण की लंबाई का F गुना होता है, जबकि यहाँ F विशाल गोले तथा उसके निकट वाले छोटे गोले के बीच परस्पर आकर्षण बल है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स है। इस बल आघूर्ण के कारण निलंबन तार में तब तक ऐंठन आती है जब तक प्रत्यानयन बल आघूर्ण गुरुत्वीय बल आघूर्ण के बराबर नहीं हो जाता। जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है टाउ गुरुत्वीय बल आघूर्ण के बराबर नहीं हो जाता, तब तक इसमें ऐंठन आती है, मतलब तब तक घूमता है। यदि निलंबन तार का व्यावर्तन कोण थीटा है तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर अनुक्रमानुपाती का अर्थ ये होता है कि अगर ये क्या कह रहा है, गुरुत्वीय बल आघूर्ण का बराबर नहीं होता। यदि निलंबन तार का विवर्तन कोण थीटा है, ये विवर्तन कोण थीटा है, तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण थीटा के अनुक्रमानुपाती, इसके अनुक्रमानुपाती, मतलब कि 1/टाउ, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। विवर्तन कोण जो थीटा ये कम होगा अगर ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये टाउ जो होगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण ये कम हो जाएगा। ठीक है, और तथा टाउ थीटा के बराबर हुआ, तथा टाउ है वो थीटा के बराबर हुआ। यहाँ जो टाउ है प्रत्यानयन बल युग्म प्रति एकांक व्यावर्तन कोण है, मतलब पर यूनिट पर जो लगने वाला जो बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म जो आघूर्ण है, जो टाउ जिसे कहते हैं, प्रति एकांक मतलब पर यूनिट पर लगने वाला व्यावर्तन कोण है टाउ थीटा जो है। टाउ की माप अलग प्रयोग द्वारा की जा सकती है, जैसा कि ज्ञात बल आघूर्ण का अनुप्रयोग करके तथा व्यावर्तन कोण मापकर गोल गेंदों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही होता है जितना कि गेंदों के द्रव्यमानों को उनके केंद्रों पर संकेंद्रित मानकर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार यदि विशाल गोल तथा उसके निकट के इन छोटे गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी d तथा M तथा m इन गोलों के द्रव्यमान है। बड़ा गोला उसका M ले लेंगे, छोटा गोला उसका m ले लेंगे। ठीक है, तो बड़े गोलों तथा उसके निकट के छोटे गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm/d² हो जाएगा। ठीक है, यदि क्षण AB की लंबाई L है तो F के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण F L का गुणनफल होगा। संतुलन के समय यह बल आघूर्ण प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर होता है, अतः Gm डिवाइडेड d² L इजक्वल टू टाउ थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और d² को हम F भी लिख सकते हैं, तो FL इजक्वल टू टाउ थीटा के बराबर हो सकता है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने ये रख रखा है, इसकी हम ये रख सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है F बराबर क्या कर FL बराबर टाउ और थीटा, क्योंकि ये F बराबर Gm/d²। ठीक है, ये कैपिटल L होगा, स्मॉल L कर दिया मैंने, ये कैपिटल L है। ठीक है, कैपिटल L क्या है, बलाउंड तो L AB कोई क्षण है, उसकी लंबाई लेंथ है ये L, ये जो है ये लेंथ है। ठीक है, F प्रत्यानयन बल आघूर्ण टॉर्क है, टॉर्क कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है,
एफ जो है एफ के कारण, अरे नहीं टॉर्क नहीं, टॉर्क तो ये तो फोर्स है, वही कहूँ उल्टा कैसे दिखा रहा है। एफ तो फोर्स है और थीटा व्यावर्तन कोण है जो आपने अभी पढ़ा। ठीक है, व्यावर्तन कोण है। अभी अपन ये भी पढ़ता कि जो व्यावर्तन कोण थीटा होता है वो 1/τ के इसके वो होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, इस प्रकार थीटा का एक परीक्षण करके हमें समीकरण की सहायता से कैपिटल जी का मान परिकलित किया जा सकता है। कैंडविस प्रयोग के बाद कैपिटल जी के मापन में परिष्करण हुआ। आप बता, अब जी का प्रचलित मान इस प्रकार है। जो कैपिटल जी है उसका मान आप लोग को याद भी रखना है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे कि इन्होंने ये बता रखा है, ये रहा कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशंस भी आती है एग्जाम में, इसकी डायमेंशन निकालो। डायमेंशन आप निकाल लेंगे वैसे तो। एफ जो कैपिटल जी की अगर डायमेंशन पूछेगा तो ये बाकी इनको है जो डी स्क्वायर, ये बेसिकली है एल ही। तो अगर कुछ कैपिटल जी की डायमेंशन निकालनी हो तो जो एफ के साथ इसको ले गए एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एम एम। ठीक है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, तो अपनी जो कैपिटल जी उसकी डायमेंशन आ जाएगी। और ऐसे ही इनकी यूनिट भी देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, देखो दो ऊपर किलोग्राम और नीचे लंबाई है मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फोर्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर गया प्रति किलोग्राम स्क्वायर गया। देखो ऐसे भी याद रख सकते हो। अब आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पृथ्वी के गोल होने के कारण बहुत से संकेंद्री गोलीय खोलों का मिलाकर बना माना जा सकता है। ठीक है, अभी कह रहे हैं पृथ्वी को गोल होने के कारण बहुत संकेंद्री जो गोली हैं, संकेंद्री गोली खोलों, मतलब संकेंद्री गोल हैं उन गोलीय खोलों का मिलाकर माना, मतलब ये हाइपोथेसिस बोले कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जिनमें सबसे छोटा खोल केंद्र पर, सबसे बड़ा खोल इसके पृष्ठ पर है। अभी कह रहे हैं इसमें सबसे छोटा खोल है वो केंद्र पर होगा और सबसे जो बड़ा खोल, क्योंकि वो बाहर की साइड में, इसलिए बड़ा खोल पृष्ठ पर होगा, सीधी सरफेस पर होगा। पृथ्वी के बाहर का कोई भी बिंदु स्पष्ट रूप से इन सभी खोलों के बाहर हुआ। इस प्रकार सभी खोल पृथ्वी के बाहर किसी बिंदु पर इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेंगे जैसा कि इन सभी खोलों के द्रव्यमान पिछले अनुभाग में वर्णित परिणाम के अनुसार उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर संकेंद्रित हैं। सभी खेलों के संयोजन का कुल द्रव्यमान पृथ्वी का ही द्रव्यमान हुआ। अतः पृथ्वी के बाहर किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल को यही मानकर ज्ञात किया जा सकता है कि पृथ्वी का समस्त द्रव्यमान उससे केंद्र पर संकेंद्रित है। मतलब जितना भी द्रव्यमान है उसे जो केंद्र है उस पर संकेंद्रित है, मतलब पूरा जो द्रव्यमान है पृथ्वी का उससे केंद्र पर है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर स्थित बिंदुओं के लिए स्थिति भिन्न भिन्न होती है। देखिए जैसे कि उन्होंने दिखाया, अभी सबसे छोटा जो अंदर वाला जिसके अंदर जो है संकेंद्री गोला, जिन्होंने जैसे कि ये दिखाया इन्होंने, ये रहा, ये जो है ये बाहर का पृथ्वी का पृष्ठ, ये सरफेस वाला, और ये अंदर का संकेंद्रित। इसमें हमने बताया कि इसके अंदर पूरा जो संकेंद्रित होता है, मेन भार जो होता है अर्थ का, वो यही है। ठीक है, ये बाहर का पृष्ठ है, ये अंदर का बोल सकते हैं मेन पार्ट है। ठीक है, अंदर का जो उसमें जो गोला होता है कम होता है, ये बाहर की ओर होगा वो खोखला ज़्यादा होगा, जो अंदर की ओर होगा उसमें कम होगा, क्योंकि पूरा जो अर्थ का मास है इस पर संकेंद्रित है एक जगह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले की भांति अब फिर पृथ्वी को संकेंद्री खोलों से मिलकर बनी मानिए और ये विचार कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर कोई द्रव्यमान m रखा गया। बिंदु P आर त्रिज्या के गोले के बाहर है उन सभी खोलों के लिए जिनकी त्रिज्या r से अधिक है। बिंदु P उनके भीतर अर्थात पिछले भाग में वर्णित परिणाम के अनुसार ये सभी खोल P पर रखे द्रव्यमानों पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित नहीं करते। ठीक है, त्रिज्या है लेस देन आर या इक्वल टू आर के खोल मिलकर आर त्रिज्या का गोला निर्मित करते हैं। ठीक है, तथा बिंदु P इस गोले के पृष्ठ पर स्थित है अतः आर त्रिज्या का ये छोटा गोला P पर स्थित द्रव्यमान स्मॉल m पर इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है जैसा इसका समस्त द्रव्यमान कैपिटल MR इसके केंद्र पर संकेंद्रित है। इस प्रकार कैपिटल P पर स्थित द्रव्यमान स्मॉल m पर आरोपित बल का परिमाण ये होगा F बराबर G M, और जो कैपिटल M ऑफ R लिखा रखा है इन्होंने। कैपिटल F ऑफ R क्या है, इसका जैसे इसका समस्त द्रव्यमान। ठीक है,
आर स्क्वायर इसकी जो दूरी है उसका स्क्वायर। हम ये मानते हैं कि समस्त पृथ्वी का घनत्व एक समान है, अतः इनका द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। जो रेडियस है अर्थ की वो आर ई क्यूब है, और रो जहाँ पर रो जो है वो पृथ्वी का घनत्व है, ठीक है। और जो आर ई है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। जो एम ई जो निकाली है मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि समस्त पृथ्वी घनत्व, हाँ ठीक है, ये तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। इसके विपरीत आर त्रिज्या कि गोले का द्रव्यमान 4/3 पाई आर क्यूब रो आर क्यूब होता है, ठीक है। इसलिए F बराबर जी एम इन्होंने मान उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया जी एम, तो एम ई डिवाइड बाई आर ई का क्यूब और आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब जो आखिरी जो आंसर आ गया वो आ गया अपने पास जी स्मॉल एम और कैपिटल एम ऑफ ई डिवाइड बाई आर स्मॉल ई का होल क्यूब इंटू आर, ठीक है। आर स्मॉल वही बोल सकते हैं दूरी, और जो आ रही है वो त्रिज्या, वो तो आपको पता ही है। ये द्रव्यमान एम पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित है। अब ये कब का है, पृष्ठ पर स्थित है, तो स्मॉल आर जो होगा जो तो आर ई था समीकरण में गुरुत्वाकर्षण स्मॉल आर है वो आर ई के बराबर हो जाएगा, तो आर ई इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, कट गया। एफ बराबर जी कैपिटल एम ई एम डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। यहाँ एम ई तथा आर ई क्रमशः पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या है। द्रव्यमान स्मॉल एम द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण जिसमें प्रायः प्रतीक स्मॉल जी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा बल एफ संबंध एफ बराबर एम जी द्वारा संबंधित होता है। इस प्रकार स्मॉल जी है वो इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एफ क्या था, देखो एफ ये रहा जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। एम ऊपर भी है एम नीचे भी, तो दोनों कट गए इसलिए ये आ गया, ठीक है। स्मॉल जी का मान ये रहा। स्मॉल जी का मान है, इसमें हम पूरा मान रख देंगे तो स्मॉल जी का मान जो आप यूज करते हैं 9.8 वो आ जाएगा आराम से, ठीक है। जी सहज ही मापन योग्य है। आर ई एक ज्ञात राशि है। कैंडविस प्रयोग द्वारा अथवा दूसरी विधि से प्राप्त जी की माप आर था कैपिटल आर ई के ज्ञान को सम्मिलित करने पर एम कैपिटल एम ई का आंकलन समीकरण 7.12 की सहायता से किया है। यही कारण है कि कैंडविस के बारे में एक प्रचलित कथन ये है कि कैंडविस ने पृथ्वी को तोला। कैंडविस जो वैज्ञानिक उन्होंने पृथ्वी को तोला नहीं ना, मतलब घनत्व भी निकाल दिया, देख लो, द्रव्यमान भी निकाल लो, घनत्व भी निकाल लें, ठीक है। अब दूसरा आर्टिकल बात है पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण। चित्र में दर्शाए अनुसार पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई कैपिटल एच पर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान एम पर विचार करिए, ठीक है। ये पूरा पृथ्वी का पृष्ठ है और ये इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर वो कैपिटल आर ई, ठीक है। और ये है एच लंबाई पर कोई बिंदु एम है, बिंदु द्रव्यमान एम है, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या को आर ई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है क्योंकि ये बिंदु पृथ्वी से बाहर है। इसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी कैपिटल आर ई प्लस एच है। यदि बिंदु द्रव्यमान एम पर बल के परिमाण को हम एफ एच द्वारा निर्दिष्ट किया गया तो समीकरण 7.5 से हमें निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है। अब इस समीकरण उन्होंने मान रख दिया उठा के एफ जो होगा फंक्शन ऑफ एच इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एच, तो हो जाएगा जी एम ई डिवाइड जी कैपिटल जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। बिंदु द्रव्यमान तथा अनुभव किए जाने वाला त्वरण एफ एच डिवाइड बाई एम, तो वो जी एच की जो आपने ये ट्रिपल देखा है ना, ये जो इसका निशान, इसका मतलब ये होता है, देखिए ये जो होता है सेकंड में तो बराबर है, और ये मतलब ये यही है, मतलब कन्फर्म यही है, मतलब ये एक तरीके बोलते हैं जोर देकर इन्होंने बोला, ये तो इक्वल टू हो गया जैसे यहाँ पे इन्होंने लगा रखा, और जी जिसका मतलब होता है ट्रिपल साइन का, ये आइडेंटिटी हो गई। अब ये ऐसा ही है, इसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये तो है ही, पर ये आइडेंटिटी है तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये जो और हमने 11th मैथ्स पढ़ी हुई तो उसमें आपने देखा होगा एलजेब्रा सेक्शन में, तो उसमें ये पढ़ाया था जो ट्रिपल साइन इसलिए लगाया जाता है।
और इन्होंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब इन्होंने निकाला जी, जब फंक्शन ऑफ एच मतलब इन टर्म्स ऑफ एच निकाला है, तो फोर्स एफ डिवाइड बाई एम, ठीक है, वो भी एच के टर्म में, तो यह जाएगा जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें भी कोई फ़र्क ज़्यादा आया, एम जो है वो हट गया, क्यों, क्योंकि एम से डिवाइड भी किया और एम ऊपर भी था, इसलिए कट के हट गया। स्पष्ट रूप से ये मान पृथ्वी के पृष्ठ पर कैपिटल जी के मान से कम है। स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, जबकि एच जो है ग्रेटर लेस देन है आर ई के। यही लिखा है। हम समीकरण 7.1 दक्षिण पक्ष को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो एच जो लंबाई है वो त्रिज्या से कम है, ठीक है। जो जी एच है, अब इसको कैसे लिखेंगे, जी एम डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, जी एम डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई का होल स्क्वायर, इन पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा जी 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई इनवर्स 2 के, ठीक है। इनवर्स 2 कैसे आ गया, देखो इनवर्स 2 ऐसे आएगा, जो उन्होंने जी स्मॉल जी का मान ऐसे निकाल लिया, ओके। जी का भी मान लगता है इन्होंने रख दिया यहाँ पर, जी और एम दो टर्म्स यहाँ से हट गए, और जो आर ई था ये वाला -2 ऊपर, जी एम वन आर ई स्क्वायर, ठीक है, जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, ये इनको जी मान लिया इन्होंने, ओके, ये बराबर हो गया उसके, ठीक। तो एच अपॉन आर ई जो होगा वो 1 से छोटा होगा, हाँ। इसके लिए द्विपद व्यंजक का उपयोग करने पर जी एच लगभग बराबर है, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जो साइन लगा हुआ है, जी 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर ऑफ ई। इस प्रकार समीकरण 7.15 से हमें प्राप्त होता है कि कम ऊंचाई h के लिए g का मान गुणक 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर ई द्वारा घटता है, ठीक है। अब हम पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गहराई स्मॉल डी पर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान m के विषय में विचार करते हैं। ऐसा होने पर चित्र 7.8b में दर्शाए अनुसार इस द्रव्यमान की पृथ्वी के केंद्र से दूरी कैपिटल आर ई माइनस स्मॉल डी त्रिज्या के छोटे गोल तथा डी मोटाई की एक गोलीय खोल से मिलकर बनी मान सकते हैं। तब द्रव्यमान m पर डी मोटाई की बाह्य खोल के कारण आरोपित बल पिछले अनुभाग में परिणत परिणाम के कारण शून्य होगा। जहाँ तक कैपिटल आर ई माइनस डी त्रिज्या के छोटे गोलों के कारण आरोपित बल का संबंध है, तो पिछले अनुभाग में वर्णित परिणाम के अनुसार इस छोटे गोले के कारण बल इस प्रकार लगेगा कि जैसे कि छोटे गोले का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित है। यदि छोटे गोले का द्रव्यमान स्मॉल एम एस है तो एम एस डिवाइड बाई एम ऑफ ई इक्वल टू बराबर हो जाएगा आर ई माइनस डी के होल क्यूब डिवाइड बाई आर ई के होल क्यूब, क्योंकि किसी गोले का द्रव्यमान उसकी त्रिज्या के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी गोले का जो द्रव्यमान होता है, हाँ ठीक है, सही है। जिन्होंने पृथ्वी का पृष्ठ बना रखा, अंदर संकेंद्रित गोला है एम एस से, और जो अंदर संकेंद्रित गोले बाहर जो पृष्ठ उसकी दूरी जो है कैपिटल स्मॉल डी है, और जो केंद्र से दूरी है एम ई तक की वो है पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, ठीक है। अतः बिंदु द्रव्यमान पर आरोपित बल F इन टर्म्स ऑफ D तो बराबर हो जाएगा जी एम एस स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ऊपर से एम एस का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है एफ ऑफ डी इक्वल टू जी एम ई एम आर ई माइनस डी डिवाइड बाई आर ई का होल क्यूब। और इस प्रकार गहराई डी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी वो भी फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ डी डिवाइड बाई एम, अर्थात जी जो है फंक्शन ऑफ डी इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ डी डिवाइड बाई एम इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का होल क्यूब और इंटू आर ई माइनस स्मॉल डी, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जी आर ई माइनस डी डिवाइड बाई आर कैपिटल आर ई इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई। इस प्रकार जैसे जैसे हम पृथ्वी से नीचे अधिक गहराई तक जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान गुणक 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई द्वारा घटता जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि पृष्ठ पर इसका मान अधिकतम है तथा चाहे हम पृष्ठ से ऊपर जाएं अथवा नीचे ये मान सदैव घटता है। मतलब ये जो मान निकल कर आया है
स्मॉल जी का। या आप पृष्ठ के ऊपर जाएं, सरफेस के ऊपर चले जाएं, या पृष्ठ सरफेस के नीचे यानी इनर में चलते चले जाएं, तो ये उसका मान है घटता जाएगा, जैसे कि नीचे में सदैव घटता है, ऑलवेज भी लेसर, मतलब कि क्या कहते हैं, डिक्रीजेस। अब नेक्स्ट आर्टिकल है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। अब ऊर्जा की बात करिए, ठीक है। पहले हमने स्थितिज ऊर्जा की धारणा की चर्चा किसी वस्तु की दी हुई स्थिति पर उसमें संचित ऊर्जा के रूप में दी थी। हाँ, स्टैटिक एनर्जी, और दो आपने सुनी होगी, स्टैटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जो स्थिति के रूप में होती है वो स्थितिज ऊर्जा, और जो गति करने में निकलती गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले ठीक है, यदि किसी कण की स्थिति उस पर कार्यरत बल के कारण परिवर्तित हो जाती तो उस कण की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आरोपित बल द्वारा उस कण पर किए गए कार्य के परिमाण के ठीक ठीक बराबर होगा, ठीक है। जैसा कि पहले हमने चर्चा कर चुके हैं, जिन बलों द्वारा किया गया कार्य चले गए पथों पर निर्भर नहीं करता वे बल संरक्षी बल होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, कि तुम कहीं से कुछ भी कर दो, उनमें कोई चलने वाला जो पथ है उस पर निर्भर नहीं करता, वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तथा केवल ऐसे बलों के लिए किसी बंडी की स्थिति ऊर्जा की कोई सार्थकता होती है, ठीक है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उन्हीं के लिए जो स्टैटिक एनर्जी थी वही उनके लिए सार्थकता, मतलब कि उपयोगी होती कह सकते हैं। बाकी में अगर पथ बदला तो उनकी जो ऊर्जा है, जो बल होता है, बल के द्वारा जो किया कर वो बदल जाता है, और कार्य बदलेगा तो ऊर्जा परिवर्तन होगा, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है। हम किसी पिंड में इस बल के कारण उत्पन्न स्थिति ऊर्जा, जिससे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं, का परिकलन कर सकते हैं। पहले पृथ्वी के पृष्ठ को निकट के उन बिंदुओं पर विचार की जिनकी पृष्ठ से दूरियां पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है। मतलब नगण्य, मतलब हम जो कैपिटल आ रही है उसको हम मच ग्रेटर देन है, मच हाँ ग्रेटर देन है स्मॉल आर से, जो आर ई है वो बड़ा है, ठीक है। जैसा कि हम देख चुके हैं, इस प्रकरण में गुरुत्वीय बल व्यावहारिक दृष्टि में से नियत रहता है, तो ये mg होता है, ठीक है। इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, तथापि हम पृथ्वी के पृष्ठ से h1 ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु तथा इसी बिंदु के ठीक ऊर्ध्वाधर ऊपर h2 ऊंचाई पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर विचार करें, तो m द्रव्यमान के किसी कण को पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य, जिसे W12 द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। तो W12 इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, बल अपना mg हो गया, विस्थापन h2 माइनस h1, डेल्टा h भी कह सकते हैं इसको। यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई के बिंदु से कोई स्थिति ऊर्जा W इन द टर्म ऑफ h संबद्ध करें, तो ये इस प्रकार की W फंक्शन ऑफ h इक्वल टू mgh प्लस W0, और W0 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है कोई। ये स्पष्ट है कि W12 इक्वल टू W फंक्शन ऑफ h2 माइनस WH1, तो अपन W बाहर कॉमन ले लेंगे तो WH2 माइनस H1 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो W12 इक्वल टू WH2 माइनस H1, ठीक है, क्योंकि W mg के बराबर है, हो गया। तो ऊपर वाला जो समीकरण W12 और W12 ये बराबर हो जाएगा 7.20 7.22, ठीक है। कण को स्थानांतरित करने में किया गया ठीक इस कण की अंतिम तथा आरंभिक स्थितियों के स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर है। ध्यान दीजिए कि समीकरण में W0 निरस्त हो जाता है। समीकरण 7.21 में, ये रहा समीकरण 7.21 में h बराबर 0 रखने पर जो WH है W0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और h बराबर 0 का अर्थ है कि बिंदु दोनों पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित है, ठीक है। जो हाइट है वो पृथ्वी बहुत बढ़िया, क्योंकि जब हाइट जो पृष्ठ अंदर से लेंगे तो h जो आर ई के बराबर ही तो आ जाएगा। अरे अंदर से कोई लिया अपन ने बाहर पृष्ठ तक, उसके ऊपर की जो लंबाई वो h से अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। जब h पृष्ठ पर ही आ गई तो h बराबर 0 हो गया, तो जो उसकी जो मेन लंबाई वो आर ई जो होगी केंद्र से आ रही वही तो उसके बराबर हो जाएगी। वो ये कह रहा है इसमें, ये कि दोनों पृथ्वी के पृष्ठ पर इस प्रकार W0 कण की पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा हुई, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित है। इस प्रकार W0 कण की पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा है। जो W0 है वो कण की कोई पार्टिकल से उसकी पृथ्वी के पृष्ठ पर, उसकी पृष्ठ पर जो है सरफेस के
अर्थ के सरफेस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी क्या होता है देखिए, इंटीग्रेशन भी आ रहा है। यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ से यादृच्छिक दूरियों को बिंदुओं पर विचार करें तो उपरोक्त परिणाम प्रामाणिक नहीं होते, क्योंकि तब यह मानता गुरुत्वाकर्षण बल mg अपरिवर्तित रहता है, वैलिड नहीं है। ठीक है, तथापि हमने अपनी तब तक की चर्चा के आधार पर जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर किसी बिंदु पर स्थित किसी कण पर लगे गुरुत्वीय बल की दिशा पृथ्वी की केंद्र की ओर निर्देशित होती है, तथा इस बल का परिमाण F बराबर G कैपिटल M E स्मॉल m डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ जो कैपिटल M E है पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m कण का द्रव्यमान, तथा r इस कण की पृथ्वी से केंद्र से दूरी, त्रिज्या नहीं है, ध्यान से देखना, ये जो r है दूरी है। जो कैपिटल R E लिखा था वो कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आराम से देख लिए ना, जिसमें इन्होंने स्मॉल r दे रखा है ये त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, और जो ये कैपिटल R E लिख के देते हैं ऐसे, क्या मैंने उल्टी बता दिया, r जो है वो डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, पृथ्वी, इस कण की पृथ्वी के केंद्र से दूरी है स्मॉल r। जो कैपिटल R दिखाते हैं ये अर्थ की रेडियस सेंटर से। ठीक है, ठीक, कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए आराम से देख लो अपना। इस बल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये रहा। ठीक है, कहाँ थे अब तक, चर्चा के आधार पर जानते हैं गुरुत्वीय बल की दिशा पृथ्वी केंद्र। ठीक है, यहाँ पर थे। यदि हम किसी कण को स्मॉल r इजक्वल टू r1 से स्मॉल r इजक्वल टू r2 तक, जबकि r2 बड़ा हो r1 से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर पथ के अनुदिश ऊपर उठाने वाले किए गए कार्य का परिंकलन करें, फाइंड आउट करें, तो हमें समीकरण 7.20 के स्थान पर यह संबंध प्राप्त होता है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, सीधी बात है, हमें जब बड़ा अमाउंट चाहिए तो हम इंटीग्रेट करेंगे। W12 इंटीग्रेट r1 से r2। ठीक है, GMM डिवाइड बाई आर स्क्वायर और dr। ठीक है, तो GMM जो होगा वो निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसको बाहर निकाल लिया और माइनस चिन्ह के साथ। ओके, और 1, और जो उसकी जो लिमिट थी R2, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के रख दिया, ये आ गया अपने पास आंसर GMAM। ठीक है, इस प्रकार समीकरण 7.2 के बजाय हम किसी दूरी r पर स्थित ऊर्जा W, जो पोटेंशियल एनर्जी है, फंक्शन ऑफ r को इस प्रकार संबंध कर सकते हैं। ठीक है, W जो पोटेंशियल एनर्जी है, फंक्शन ऑफ r इक्वल टू GMEM डिवाइड बाई माइनस GME अपॉन r प्लस W1। ये माइनस क्यों आया? ठीक है, माइनस सी क्यों, माइनस में जब इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन के बाद हमको ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, संबंध प्राप्त होता है, तो माइनस का क्या मतलब है यहाँ पर, जो कि स्मॉल r वो ग्रेटर देन है कैपिटल R के लिए वैध है। ठीक है, स्मॉल r जो है, जो दूरी है वो बड़ी होनी चाहिए रेडियस से, उसके लिए वैलिड है ये। ठीक है, अतः एक बार फिर W12 बराबर हो जाएगा WR2 माइनस WR1, तो फिर वही R2 माइनस R1। अंतिम समीकरण में r बराबर इन्फिनिटी रखने पर हमें R बराबर इन्फिनिटी इक्वल टू W1 प्राप्त होता है। इस प्रकार W1 अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हुई। इससे ध्यान देना चाहिए कि समीकरणों तथा 7.22 तथा 7.24 के अनुसार केवल दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा में अंतर की कोई निश्चित सार्थकता है। मतलब अगर आपको स्थितिज ऊर्जा में अंतर चाहिए, कोई निश्चित सार्थकता है, ठीक है, अनंत पर तो देख ही सकते हैं हम, ये हमें प्रचलित मान्य परिपाटी के अनुसार W1 को शून्य मान लेते हैं, जिसके कारण किसी बिंदु पर किसी कण की स्थितिज ऊर्जा उस कण के अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए जाने वाले कार्य के ठीक बराबर होती है। अनंत तक की बात है तो फिर उनको शून्य मान लेता है पोटेंशियल एनर्जी को। क्यों? क्योंकि फिर उसे कैलकुलेशन में दिक्कत कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने किसी बिंदु पर किसी कण की स्थितिज ऊर्जा का परिंकलन उस कण पर लगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बलों के कारण, जो कि कण के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, किया है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की परिभाषा उस बिंदु पर किसी कण के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा के रूप में की जाती है। ठीक है,
पूर्व विचलन के आधार पर हम जानते हैं कि m1 एवं m2 द्रव्यमान के एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे दो कणों के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है स्मॉल v इक्वल टू -gm1m2 डिवाइड बाई r। यदि हम r बराबर इन्फिनिटी पर v बराबर 0 लें, r इन्फिनिटी कर लें, अनंत दूरी पर रखा है और v बराबर 0 ले लें। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कणों के किसी सभी वियुक्त निकाय कुल स्थितिज ऊर्जा अवयवों कणों सभी संभावित युग्मों की ऊर्जा यानी उपरोक्त समीकरण द्वारा परिंकित की योग के बराबर होती है। यह अध्यारोपण सिद्धांत के एक अनुप्रयोग का उदाहरण, अध्यारोपण सिद्धांत जो आपने वेव्स में पढ़ा था उसी का है, जो इसी में मतलब 11th क्लास के आखिरी चैप्टर में आएगा वेव्स। ठीक है, इसमें पढ़ोगे आप अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, v बराबर -gm1 डिवाइड बाई r। ठीक है, अब इन्होंने कोई इलस्ट्रेशन दे रखा है, ये आप चाहें तो कर सकते हो। भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर स्थित 4 कणों के निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, वर्ग के केंद्र पर विभव भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने एक चित्र। अब है पलायन चाल। यदि हम अपने हाथों से किसी पत्थर को फेंकते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो फिर वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। निस्संदेह मशीनों का उपयोग करके हम किसी पिंड को अधिकाधिक तीव्रता या प्रारंभिक वेगों से शूट कर सकते हैं, जिसके कारण पिंड अधिकाधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। तब स्वाभाविक रूप से हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है, क्या हम किसी पिंड के इतनी अधिक आरंभिक चाल से ऊपर फेंक सकते हैं कि वो फिर पृथ्वी पर वापस ना गिरे? इस प्रश्न का उत्तर देने में ऊर्जा संरक्षण नियम हमारी सहायता करता है। मान लीजिए फेंका गया पिंड अनंत तक पहुंचता है, वहाँ उसकी चाल v/f है। किसी पिंड की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग होती है। किसी पिंड की ऊर्जा जो टोटल एनर्जी होती है, ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, वो बराबर होगी पी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, ये कह रहा है। पहले की हुई भांति W1 पिंड की अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को निर्दिष्ट करता है। तब प्रक्षेप के अनंत पर कुल ऊर्जा E जो है वो अनंत पर कितना W1 प्लस mv/f का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यदि पिंड को पृथ्वी RE इक्वल टू पृथ्वी की त्रिज्या के केंद्र से h प्लस RE ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से आरंभ में चाल v/i से फेंका गया था, तो इस पिंड की आरंभिक ऊर्जा थी E h प्लस RE इक्वल टू हाफ mv/i स्क्वायर माइनस gm/e डिवाइड बाई h प्लस RE प्लस W1। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार 7.26 तथा 7.27 बराबर होने चाहिए, अथा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? mv/i स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस gm कैपिटल M E डिवाइड बाई h प्लस RE बराबर होगा mv/f स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, समीकरण 7.28 दक्षिण पक्ष का एक धनात्मक राशि जिसकी न्यूनतम मान 0 अथा वाम पक्ष भी ऐसा ही होना चाहिए, अथा कोई पिंड अनंत तक पहुंचा सकता है जब वो vi इतना हो कि mv/i स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस g स्मॉल m कैपिटल M E डिवाइड बाई h प्लस RE एक ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 के बराबर हो। ठीक है, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। vi का न्यूनतम मान उस प्रकरण के तदनुरूपी है जिसमें समीकरण का वाम पक्ष 0 के बराबर है। इस प्रकार किसी पिंड को अनंत तक पहुंचाने के लिए अर्थात पृथ्वी से पलायन करने की आवश्यक न्यूनतम चाल इस संबंध के तदनुरूपी होती है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको किसी पिंड को जो मतलब ऐसा आप सोचते भी होंगे क्रिकेट अगर खेलते हो तो उसमें जो बॉल होती है आप सोचते हैं इसको ऐसा फेंकने की पूरी आकाश पार करते हुए पृथ्वी के डायरेक्ट बाहर चली जाए। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, पर क्योंकि आप उतनी जो पलायन वेग है उससे अधिक चाल से आपको फेंकना पड़ेगा, तब जाके जो गेंद है ना, जो बॉल होंगे वो उसको इतनी गति से फेंकी जो पलायन वेग है उससे ऊपर होना चाहिए उसका वेग, तो जो पलायन वेग को पार करते हुए सीधे वापस धरती को जो पलायन वेग है उससे ज़्यादा हो,
जो बॉल की गति है तब वो पृथ्वी के बाहर चली जाएगी, जैसा कि आप लोग सोचते हैं। क्रिकेट की बॉल कई बार हम सोचो छत से फेंकें सीधे ऊपर चली जाए, होता नहीं है, पर वापस नीचे गिरती है। हाफ mvi² मिनिमम, न्यून लिखा है मतलब मिनिमम ही है, इज इक्वल टू जी स्मॉल m और कैपिटल M ई डिवाइड बाई h प्लस आर ई। यदि पिंड को पृथ्वी के पृष्ठ से छोड़ा जाता है तो h बराबर 0 और हमें प्राप्त होता है vi मिनिमम इज इक्वल टू √2 जी एम ई डिवाइड बाई आर ई। संबंध स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर का उपयोग करने पर हमें निम्न मान प्राप्त होता है। वी आई ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू √2 जी आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, समीकरण 7.32 में जी और आर ई के अंक मान रखने पर हमें वी आई मिनिमम लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। उससे पलायन चाल कहते हैं, मतलब आपको ऊपर फेंकनी है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा तीव्र से आपको फेंकनी पड़ेगी गेंद को, तब वो पृथ्वी की जो पलायन चाल है उससे ऊपर चली जाएगी। ठीक है, कभी कभी लापरवाही में इस पलायन वेग भी कह देते हैं। पलायन वेग और पलायन चाल में अंतर होता है। पहली बात, चाल और वेग में आपने अगर ढंग से पढ़ा हो तो चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा, अंतर होता है। ठीक है, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर, और जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। ठीक है, और इन्होंने लिख भी दिया कभी कभी लापरवाही में इसे पलायन वेग भी कहते हैं, जबकि नहीं कहना चाहिए। 7.732 का उपयोग भली भांति समान रूप से चंद्रमा से फेंके जाने वाले पिंडों के लिए भी किया जाता है। चंद्रमा से हम मतलब धरती छोड़ चंद्रमा से फेंकेंगे। ऐसा करते समय हम स्मॉल जी के स्थान पर चंद्रमा के पृष्ठ पर चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण तथा कैपिटल आर ई के स्थान पर चंद्रमा की त्रिज्या का मान रखते हैं। इन दोनों ही राशियों की चंद्रमा के लिए मान पृथ्वी पर इनके मानों से कम है। ठीक है, पृथ्वी पर इनके मानों से कम है, चंद्रमा पर उसका कम है। क्यों? उसका जो मास है वो कम हो गया। ठीक है, आर ई भी कम हो गई, क्योंकि जब मास कम है तो आर ई भी कम हो गई, इसलिए जो उसका जो ओवरऑल मान है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। चंद्रमा के लिए पलायन चल का मान, लो चांद का भी मान कितना कम हो गया, मतलब इसका हाफ से भी ज़्यादा वो कम हुआ है। ठीक है, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है पलायन चाल। यह मान पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/5 गुना है, 1/5 गुना। यही कारण है कि चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है, यही कारण है। ठीक है, यदि चंद्रमा के पृष्ठ पर गैसीय अणु बने तो उनकी चाल इस पलायन चाल से अधिक होगी, तब वह चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव के बाहर पलायन कर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ वहाँ पर कोई वातावरण इसीलिए तो नहीं, क्योंकि वो रुक ही नहीं सकता है। यहाँ पर उन्होंने कारण भी स्पष्ट कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक उदाहरण उन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। 7.9 भू उपग्रह। भू उपग्रह वह पिंड है जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। इनकी गतियाँ ग्रहों की सूर्य के परितः गतियों के बहुत समान होती हैं, अतः केपलर के ग्रही गतीय नियम इन पर भी समान रूप से लागू होते हैं। विशेष बात यह है कि इन उपग्रहों की पृथ्वी के परितः कक्षाएं वृत्ताकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार हैं। मैंने पहले बताया था वृत्ताकार नहीं होती, दीर्घ वृत्ताकार इलिप्स में होती हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह सैटेलाइट जिसे कहते हैं, जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षा है, उसकी वृत्ताकार कक्षा है, पर पृथ्वी की वो नहीं है, पृथ्वी की इलिप्स वाली है। ठीक है, जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षा है और लगभग 27.3 दिन का परिक्रमण काल है। ठीक है, जो चंद्रमा के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के लगभग समान है। वर्ष 1957 के पश्चात विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में उन्नति के फलस्वरूप भारत सहित कई देश दूरसंचार, भूभौतिकी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यावहारिक उपयोगों के लिए मानव निर्मित भू उपग्रहों को कक्षाओं में प्रमोचित करने योग्य बनाए। अब मतलब प्रमोचित मतलब कि वैल्यूएट, कक्षाओं में प्रमोचित, मतलब सैटेलाइट जो बने प्रमोचित मतलब होता है कि उस वहाँ पे लैंड करने के लिए, सीधे इंग्लिश में समझिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज़ कर रखे हैं, कोई बात नहीं, प्रमोचित करने योग्य बनाए, योग्य बन गए हैं। ठीक है, अब हम पृथ्वी के केंद्र से कैपिटल आर ई प्लस एस दूरी पर स्थित वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह पर विचार करेंगे। यहाँ आर ई
जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m तथा v इसकी चाल है कैपिटल V, ठीक है। तथा और इस कक्षा के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv² डिवाइड बाई r, ठीक है। mv², हाँ r e प्लस h, ठीक है। अब मैं mv² अपॉन r क्यों नहीं लिखेंगे, अरे r e प्लस h के बराबर है। r e पृथ्वी की त्रिज्या प्लस हाइट, जितनी हाइट पर तुम ले जाते वो भी तो उसके वहाँ से उस कण की दूरी हुई, इन्होंने प्लस h कर दिया तो टोटल आ गई, ठीक है। f अभिकेंद्र इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r e प्लस h तथा ये बल कक्षा के केंद्र की ओर निर्देशित है। अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। अभिकेंद्र बल है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान, मतलब दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। जिसका मान F गुरुत्वाकर्षण इक्वल टू G डिवाइड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर। यहाँ M पृथ्वी का द्रव्यमान है। समीकरण 7.33 और दक्षिण पक्ष को समीकृत तथा M को निरसन करने पर हमें प्राप्त होता है V² इक्वल टू G प्लस RE प्लस H, ठीक है। ये कैसे इनको प्राप्त हुआ, ये क्या कह रहे हैं, दक्षिण पक्ष को समीकृत तथा M का निरसन करने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। दक्षिण पक्ष, अच्छी बात है। क्या किया उन्होंने, V² इक्वल टू GME, अरे दोनों को बराबर करते हैं, बोल तो रहा हूँ, MV² प्लस RE प्लस H, ये बराबर हो जाएगा GME RE प्लस H को, उसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। M से M कट जाएगा, देखो करके दिखाते रहे, ऐसे समझ में नहीं आएगी। ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो M है और यहाँ का M है वो निपट गया। V² है वो क्या हो जाएगा, देखो V² जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वहाँ पर क्या है GME, यहाँ पे REH, यहाँ पे क्या है नीचे भाग में, वहाँ पे जाएगा गुणा में, जाएगा गुणा में होगा तो एक से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, V² इक्वल टू GME डिवाइड बाई RE प्लस H, ये आ जाएगा। और यही तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार H के बढ़ने पर V घटता है, क्यों, व्युत्क्रमानुपाती है सीधी अरे देखिए तो रहा यार, नीचे लिखा हुआ। समीकरण 7.35 के अनुसार जब H बराबर 0 तो उपग्रह चाल V है, ठीक है। V² H बराबर 0, ठीक है, इक्वल टू GME डिवाइड बाई RE इक्वल टू स्मॉल GRE, ठीक है। वेल एंड गुड। यहाँ हमने संबंध स्मॉल g इक्वल टू GME डिवाइड बाई RE² का उपयोग किया है। प्रत्येक कक्षा में उपग्रह 2 पाई RE प्लस H दूरी चाल V से तय करता था, इसका आवर्तकाल T है। T बराबर 2 पाई √L अपॉन G अपन लगाते हैं और उन दूसरे इसमें फॉर्मूला लगा दिया RE प्लस H, T बराबर 2 पाई RE प्लस H डिवाइड बाई V 4 है, ध्यान रखना, वो मतलब विभव मत मान लेना, पोटेंशियल मत ले लेना इसको, इक्वल टू 2 पाई RE प्लस H का 3/2 पावर 2, मतलब इसको √³ भी कह सकते हैं, हमने 3/2 लिख लिया, कोई बात नहीं, डिवाइड बाई √ऑफ GME, ठीक है। यहाँ हमने समीकरण 7.35 से V का मान प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। 7.37 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है। आप दोनों पक्षों क्योंकि रूट लगाए तो हम सोच रहे रूट हटा के अच्छे से देख लें, इसलिए हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी कैलकुलेशन हो जाए, T² इक्वल टू K RE प्लस H का होल क्यूब, स्क्वायर हुआ तो जो नीचे 2 था गुणा होगा, क्योंकि तो वो 2 से 2 खत्म होगा, क्यूब आ गया था। जहाँ K बराबर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई GME है, ठीक है। K कोई कांस्टेंट है, इसने कांस्टेंट बना लिया, ठीक है। बहुत सारे कांस्टेंट है तो उन्होंने सबको मिला के कांस्टेंट बना लिया कि फिक्स वैल्यू, बार बार इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसकी वजह से। और यही केपलर के आवर्तकालों का नियम है, ठीक है। अपन ने पहले पढ़ा था आवर्तकाल का नियम, जिसका अनुप्रयोग पृथ्वी के परितः उपग्रहों गतियों के लिए किया जाता है, उन भू उपग्रहों के लिए जो पृथ्वी के पृष्ठ के अति निकट होते हैं। H के मान को पृथ्वी की त्रिज्या RE की तुलना में समीकरण 7.38 से निकट मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं, तो मतलब हटा ही देंगे उसको, ठीक है। अतः इस प्रकार के भूपग्रहों के लिए कैपिटल T0 होता है। यहाँ T0 बराबर होगा 2 पाई √RE डिवाइड बाई स्मॉल g। यदि हम समीकरण 7.39 में G तथा RE के आंकिक मानों स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और तथा कैपिटल RE इक्वल टू 6400 किलोमीटर को प्रतिस्थापित करने तो हमें प्राप्त होता है T0 इक्वल टू 2 पाई √6.4 × 10⁶ डिवाइड बाई 9.8 सेकेंड।
ये लगभग 85 मिनट के बराबर है। लगभग जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो T0 85 मिनट के बराबर आएगा, ठीक है। और ये क्या चीज़ थी अपने में हम पढ़ रहे थे अपन लोग, ठीक है। तो ये आवर्तकाल जो आएगा वो आएगा ये 85 मिनट, ठीक है। भू उपग्रह, अब क्या है, अब आगे दूसरा आर्टिकल्स, ये इनका इलस्ट्रेशन है 7.5, ठीक है। कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा, कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा, ओके। समीकरण 7.35 का उपयोग करने पर वृत्ताकार कक्षा में चाल v गतिशील उपग्रह की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है। v² का मान समीकरण इसमें रख दिया अपन ने, पूरा कैलकुलेट करोगे तो Gm डिवाइड बाई 2 Re + h बराबर आ जाएगा। ऐसा माने कि अनंत पर गुरुत्व की स्थिति ऊर्जा शून्य है, तब पृथ्वी के केंद्र से r + h दूरी पर उपग्रह की स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी Pe माइनस Gm Me डिवाइड बाई Re + h। हाँ, मैंने ये नहीं बता पाया था माइनस क्यों आया। Ke धनात्मक, काइनेटिक एनर्जी धनात्मक, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक होती। तापी परिणाम में परिमाण मैग्नीट्यूड, परिणाम नहीं परिमाण मैग्नीट्यूड, Ke = हाफ पी अथा उपग्रह की कुल ऊर्जा E एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस Gm Me डिवाइड बाई 2 Re + h। इस प्रकार वृत्ताकार कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इसी ऊर्जा का ऋणात्मक तथा परिणाम में धनात्मक गतिज ऊर्जा का 2 गुना होता है, ठीक है। जब किसी उपग्रह की दीर्घवृत्ति होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही पथ के हर बिंदु पर भिन्न होती है। वृत्तीय कक्षा के प्रकरण की भांति उपग्रह की कुल ऊर्जा नियत रहती है, उसकी कुल ऊर्जा वो तो कंजर्वेटिव होती है तथा ये ऋणात्मक होती है। और यही हम अपेक्षा भी करते हैं, क्योंकि जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यदि कुल ऊर्जा धनात्मक है अथवा शून्य हो तो पिंड अनंत की ओर पलायन कर जाता है, ये बात है। तभी इसकी जो वो जो कुल ऊर्जा आएगी वो निगेटिव में आएगी, क्योंकि अगर शून्य है, शून्य हुई या धनात्मक हुई कुल ऊर्जा तो पिंड अनंत की ओर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगातार वो धनात्मक हो तो लगातार बढ़ी तो रही है पॉजिटिव में, और जीरो मतलब रुक गया है, ठीक है। और कोई निश्चित बाउंड्री में तो माइनस ही आएगा, ये उन्होंने अपेक्षा करी, ठीक है। यही मतलब कारण है जो माइनस आने का, ठीक है। वन जो पहले बात करी, पिंड अनंत की ओर पलायन करिए तो उपग्रह सदैव पृथ्वी से परिमित दूरियों पर परिक्रमण करते थे अतः उनकी ऊर्जाएं धनात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। कह रहे उपग्रह जो होते हैं सैटेलाइट सदैव पृथ्वी से परिमित दूरी, मतलब एक परिमित दूरी मतलब स्पेसिफिक डिस्टेंस पर अपना जो चक्रण करते हैं, परिक्रमण करते हैं, मतलब घूमते हैं, रोटेशन करते हैं, उनकी ऊर्जा राउंड लगाते कह सकते हैं, उनकी ऊर्जा धनात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती है। इसलिए उनकी ऊर्जा होती है धनात्मक नहीं हो सकती और शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसी हुई तो जो सैटेलाइट है वो जैसे कि मान लो अर्थ है तो उसके अराउंड नहीं घूम के कहीं और ही चली जाए, स्पेस में कहीं भी चली जाएगी वो, ठीक है। जीरो होने पर अनंत की ओर चली जाएगी, चलती चली जाएगी, पता लगे कहीं और निकल गई, देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये सेशन हो गया है एंड, उसके बाद अभी सारांश है अपना, ठीक है। तो चलिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।